नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बूढ़ी माँ ने गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, मैं हत्यारे नहीं हूँ। फिर बहू ने ऐसा क्या किया कि सभी घर वाले कांप गए। राधा जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। राधा जी के पिता ने राधा जी को बड़े ही कठिन परिस्थितियों में पाल पोस कर बड़ा किया था। राधा के पिता के एक दोस्त बहुत ही अमीर घर से थे। उनका एक बेटा राहुल बहुत बड़ा शराबी और बिगड़े स्वभाव का था। कोई भी पिता राहुल से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं था। राहुल के पिता ने सोचा, क्या पता इसकी शादी हो जाए तो ये अपनी जिम्मेदारी समझ जाए और शराब पीना और बुरी आदतों को छोड़ दे। यह सोचते हुए राहुल के पिता ने राधा के पिताजी से राधा जी का हाथ अपने बेटे राहुल के लिए मांग लिया। राधा जी के पिताजी को लगा कि लड़का अमीर है, राधा खुश रहेगी। दामाद जी थोड़े पीते हैं तो क्या हो गया, शादी होने के बाद अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएंगे और पीना छोड़ देंगे। राधा जी की फूटी किस्मत, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि राहुल पहले से और ज्यादा शराब पीने लगा। हर दिन रात के 2 बजे तक घर आता। घर आने के बाद जब भी राधा जी राहुल से कुछ भी कहे, उनको मारना पीटना शुरू कर देता था। राधा जी एक गरीब घर से आई थी, इसलिए राहुल के परिवार के सभी लोग भी राधा जी की इज्जत नहीं करते थे। घर के सारे सदस्य राधा जी से नौकरानी जैसा ही व्यवहार करते थे। जिस दिन से वे ससुराल आई थी, राधा जी ने कभी भी अपने आप को ससुराल की बहू जैसा नहीं महसूस किया था। हमेशा उन्हें यही लगता है कि वह अपने ससुराल में एक नौकरानी बनकर आई हैं। कोई भी घर का सदस्य, चाहे उनकी ननद हो, देवर हो या जेठानी हो या उनके लड़के लड़कियां हो, सभी उनके साथ एक नौकरानी जैसा ही व्यवहार करते थे। जब राधा जी के पति उनके साथ सही से व्यवहार नहीं करते थे तो दूसरे ही क्या अच्छा व्यवहार करते। राधा जी अपने ससुर के व्यवहार की वजह से ससुराल में अभी तक रुकी हुई थी। ससुर जी हमेशा राधा जी से प्यार से बात करते थे और उन्हें समझाते थे कि बेटी, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, अब तुम्हारी शादी राहुल से हो गई है, तुम उसे प्यार से सुधार सकती हो। राहुल पहले शराबी नहीं था, वह तो गलत संगत में पड़कर ऐसा हो गया है। तुम चाहोगी तो वह सुधार सकता है। शादी हुए 5 साल से भी ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन राधा जी के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया, बल्कि उनका जीवन पहले से और भी ज्यादा बद से बदतर हो गया था। पहले तो ससुर जी उनकी देखभाल भी कर लिया करते थे, लेकिन ससुर जी की मौत के बाद तो राहुल ने और ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया और आए दिन बिना किसी बात के राधा जी को मारता पीटता रहता। परिवार का कोई भी सदस्य राधा जी को बचाने की कोशिश नहीं करता था। राधा जी अब अपने मायके में भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहां पर भी उसके माता पिता अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से ही कर पाते थे। अगर वह भी चली जाती तो उसका गुजारा कैसे हो पाएगा। राधा जी सोचती, कुछ ना तो चलो 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाता है। राधा जी ने कितनी भी कोशिश कर ली,
लेकिन राहुल शराब छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अब तो घर की हालत और भी खराब होने लगी थी। जब से राधा जी के ससुर मरे हैं, तब से घर की कमाई का जरिया भी बंद हो गया था। राधा जी के ससुर की अच्छी खासी नौकरी थी। वह ही उनका घर चलाने के लिए पैसे दिया करती थी, लेकिन उनके मरने के बाद अब पेंशन उनकी सास को मिलने लगी और सास की सारे पैसे उसकी बड़ी जिठानी ले लेती थी। राहुल राधा जी से रोज पैसों के लिए लड़ता था। राधा जी ने कई बार कहा कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तुम कमा कर लाते नहीं हो जो मैं आपको शराब पीने के लिए दूं। धीरे धीरे राहुल जी ने राधा जी के सारे जेवर गहने बेचकर उनकी शराब पी गए। राधा जी के पास उनका मंगलसूत्र ही बचा था। एक दिन राहुल मंगलसूत्र भी छीनने लगा। राधा जी ने कहा, कुछ भी हो जाए, पर यह मैं तुम्हें बेचने के लिए नहीं दूंगी। राहुल राधा जी को पीटने लगा। मारपीट के दौरान राहुल ने अपने बच्चों को उठा लिया और बोला, अगर तुम मुझे मंगलसूत्र नहीं देगी तो इस बच्चे को मैं नीचे फेंक दूंगा। राहुल को जरा भी एहसास नहीं था कि वह बच्चा जिसे फेंकने जा रहा था वह उसका ही बेटा था। शराब के नशे ने उसे बिल्कुल ही जानवर बना दिया था। राहुल बच्चे को पकड़कर बालकनी की तरफ फेंकने के लिए ले जाने लगा। राधा जी दौड़कर बालकनी की तरफ भागी और अपने बच्चे को छीनने लगी। छीना झपटी में नशे की हालत में राहुल का पैर रपट गया और बालकनी से नीचे गिर गया। राधा जी ने नीचे दौड़ कर गई और देखा तो उसका सर पूरी तरह से फट चुका था। सारे घर वालों को राधा जी ने आवाज लगाई कि राहुल बालकनी से नीचे गिर गया है। नीचे गिरते ही खून इतना बह गया था कि हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में ही राहुल की मौत हो गई। घर के सभी लोगों ने राधा जी को हत्यारिन कहना शुरू कर दिया। कोई भी राधा जी की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था कि राहुल अपने आप पैर रपटने से नीचे गिरा था। उस दिन के बाद से तो राधा जी की जेठानी ने उसके बच्चे को भी छीन लिया और कहने लगी कि तुम्हारा क्या भरोसा, आज तुमने अपने पति को मार दिया, कल इस बच्चे को भी मार दोगी। बच्चा छीनने की वजह यह नहीं थी कि राहुल की मौत हो गई थी, बल्कि कारण यह था कि जेठानी की 4 लड़कियां पहले से ही थी। उसे लड़के की बहुत चाहत थी, लेकिन चाहकर भी लड़का पैदा ना कर पा रहे थे। इस वजह से राधा जी के लड़के को छीन लिया और उसे अपना बेटा बनाकर पालना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, राधा जी की जेठानी ने अपने तरीके से राधा जी के बेटे को भड़काना भी शुरू कर दिया। बच्चे का नाम मोहित था। राधा जी की जेठानी हमेशा मोहित को बोलती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा को बालकनी से गिरा दिया था। मोहित इन बातों को सुनकर अपनी माँ से नफरत करने लगा। राधा जी जब भी अपने बेटे मोहित से बात करने की कोशिश करती, मोहित उसे यही बोलकर डांट देता कि जिसने मेरे पापा को मारा है, मैं इस हत्यारे से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ। राधा जी जानती थी कि सत्य क्या है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कभी सच नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि वह तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकती और अब मेरा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। धीरे धीरे मोहित बड़ा हो गया। एक दिन राधा जी पता चला कि उसकी जेठानी ने मोहित की शादी कहीं पक्की कर दी है और आज लड़की वाले मोहित को देखने आ रहे थे। राधा जी ने पूरे घर की सफाई बहुत अच्छे से की
और सभी रिश्तेदारों के लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाए। लड़की वाले आ गए। उन्होंने लड़की का फोटो उसकी बड़ी सास को दिखाया। राधा जी ने भी छुपके से फोटो देख लिया। बहू उसकी बिल्कुल ही राजकुमारी जैसी थी। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि मेरे बेटे की शादी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ हो रही है। मोहित चाहे उसके साथ कैसा व्यवहार करता हो, लेकिन दादाजी कभी भी बुरा नहीं मानती थी। उसे अपने भगवान पर भरोसा था कि कभी तो मोहित अपनी माँ के लिए बदलेगा। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। आखिर मोहित की शादी का दिन आ ही गया। सब लोग बारात में जाने के तैयार होने लगे। घर में हर सदस्य महंगे कपड़े पहने हुए था। उसका बेटा भी सूट पहनकर राजकुमार दिख रहा था। वह दूर से ही अपने बेटे को निहार रही थी और मन ही मन कह रही थी कि भगवान मेरे बेटे को नजर ना लगे। लेकिन किसी ने भी राधा जी को शादी में जाने के लिए नहीं कहा। उसे तो किसी ने नए कपड़े भी नहीं खरीद के दिए थे। मोहित बारात के लिए तैयार होकर कमरे से जैसे ही निकला, उसकी नजर राधा जी पर पड़ी। पहली बार मोहित ने अपने मुंह से प्यार से माँ शब्द बोला था। माँ, आप शादी में नहीं आ रही हो क्या? कब तैयार होगी? माँ शब्द सुनने के लिए तो राधा जी तरस गई थी। उन्होंने बस इतना ही कहा कि बेटा, सभी शादी में जा रहे हैं ना, घर में भी तो कोई रहना चाहिए। मैं यही ठीक हूँ। तभी राधा जी की जेठानी आ गई। उसने मोहित को बोला, बेटा तुम यहाँ हो, कब से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चलो जल्दी से, तुम कहाँ किसके मुंह लग रहे हो? राधा की जेठानी ने आज भी राधा जी को ताने मारने से बाज नहीं आई और बोली, अपने पति को तो खा गई, अब क्या मेरे बेटे के खाने की फिराक में है? राधा जी कुछ नहीं बोली। वह शुभ अवसर पर अपनी जेठानी से लड़ाई नहीं करना चाहती थी। मोहित की शादी धूमधाम से होने लगी। मोहित की होने वाली सास ने पूछा कि बेटा जी, आपकी माँ नहीं दिख रही है, कहाँ है? मोहित की बड़ी माँ तभी वहां पर आ गई और बोली, समदन जी, अरे वह आने ही वाली थी, लेकिन एंड वक्त पर उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वह घर पर ही है। ये बात मोहित की होने वाली पत्नी रागिनी ने भी सुन ली। उसे लगा कि सचमुच में उसकी सास बीमार हो गई होगी। शादी होने के बाद सुबह विदाई का समय आ गया। रागिनी ने अपनी ससुराल पहुंचने के बाद सबसे पहले मोहित से पूछा कि आपकी माँ यानी मेरी सास कहाँ है? मोहित ने राधा जी का कमरा रागिनी को दिखा दिया। रागिनी अपनी सास के कमरे में गई तो देखा कि राधा जी तो बिल्कुल ठीक है। राधा जी चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने अपनी सास के पैर छुए और उनसे पूछा, मम्मी जी, आपकी तबीयत कैसी है? राधा जी बोली, बेटा मेरी तबीयत को क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। रागिनी बोली, हमें तो कल बताया गया था कि आपकी तबीयत खराब है, इस वजह से आप शादी में नहीं आए। उसी वक्त मोहित की बड़ी माँ आई और रागिनी को वहां से लेकर चली गई। कुछ दिनों के बाद से ही रागिनी नोट करने लगी थी कि घर वालों का व्यवहार राधा जी के प्रति सही नहीं था। सब लोग उनके साथ एक नौकरानी की तरह पेश आती थी। इस उम्र में भी खाना राधा जी ही बनाती थी। रसोई में उनकी कोई भी मदद नहीं करता था। रागिनी अगर कहती कि रसोई में मैं जाती हूँ, तो कोई भी उसे रसोई में नहीं जाने देता, बल्कि यह बोल देते कि बहू, अभी तुम्हें आए दिन ही कितने हुए हैं, आराम से बना लेना। दिन भर राधा जी को इस तरह से काम करते हुए देखना रागिनी को पसंद नहीं आ रहा था।
धीरे धीरे उसे ये बात पता चलने लगी थी कि उसकी बड़ी माँ राधा जी से सही तरह से व्यवहार नहीं करती थी। रागनी छुपके से जाकर अपनी सास के काम में हाथ बटाने लगी। पूरे घर के कपड़े राधा जी ही धोती थी। एक दिन जब राधा जी कपड़ा धोने बैठी तो रागनी बोली, मम्मी जी आप रहने दीजिए, मैं कपड़े धो देती हूँ। रागनी ने जैसे तैसे करके सबके कपड़े धो दिए। एक कपड़े में थोड़ा सा दाग लग गया जो छूटा नहीं था। अगले दिन कॉलेज जाने के लिए उसकी ननद ने वही सलवार सूट पहनने के लिए निकाला और जब देखा कि उस पर तो काला दाग लगा हुआ है, उसने सीधे राधा जी को एक तमाचा जड़ दिया और कहने लगी, अब आपका भी काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, सिर्फ दिन भर मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती हैं। रागनी ने अपने कमरे से सब कुछ देख लिया और वहां से सीधे उठी और अपनी ननद को 2 तमाचा जड़ दिए और बोली कि पहले तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, ये तुम्हारी नौकरानी नहीं बल्कि तुम्हारी चाची है और तुमने उन्हें कपड़े धोने को क्यों दिए? ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है जो तुम लोग अपने कपड़े इनको धोने के लिए देते हो। और सब लोग सुन लो, आज के बाद मम्मी जी किसी के कपड़े नहीं धोएंगी, जिसको धोने हैं वह खुद धोएगा। रागनी का यह अवतार देखकर सब हक्के बक्के से हो गए। उन्हें लगा था कि रागनी को मोहित की तरह ही अपनी तरफ मिला लेंगे, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल ही उल्टा। रागनी उनके बहकावे में नहीं आई और अपनी सास की तरफ हो गई थी। मोहित की बड़ी माँ आकर रागनी को डांटने लगी कि बहू, अभी तुम्हें आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए, तुम्हें क्या पता इस घर के बारे में? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी सास ने अपने पति को ही छत से उठाकर फेंक दिया था। रागनी विश्वास से बोली कि माँ जी, मैं ये कतई विश्वास नहीं कर सकती कि राधा माँ ने मेरे ससुर को उठाकर फेंक दिया होगा, और जो भी है मैं सच पता लगा कर रहूंगी और अपनी माँ का हक भी दिलवा कर रहूंगी। मैं कई दिनों से नोटिस कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरी सास कोई नौकरानी नहीं है जो आप सबके कपड़े धोए, खाना बनाए, घर की साफ सफाई, पोछा बर्तन करे। जिनको करना है वह खुद करे। मोहित की बड़ी माँ ने रागनी को धमकाया, बहू तू अपनी हद में रहो, नहीं तो शाम को मोहित के आने पर तुम्हारी जो हालत करेगा फिर सोच लेना। रागनी बोली, आने दो मोहित को, मैं भी उन्हें सब बताती हूँ। शाम को जब मोहित ऑफिस से घर आया, मोहित के घर आते ही उसकी चचेरी बहन ने रोना धोना शुरू कर दिया और बोली, भाई आपकी पत्नी ने मुझे मारा। मोहित यह सुनते ही कुछ भी समझने की कोशिश नहीं की और सीधे अपने कमरे में गया और रागनी पर हाथ छोड़ने शुरू कर दिए। रागनी ने मोहित का हाथ पकड़कर कहा, मोहित अपना हाथ रोक लो, वरना मेरा हाथ भी तुम्हारे ऊपर उठ जाएगा। मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ जो सब कुछ बर्दाश्त करती रहूंगी। और हाँ, तुमको भी आज बता देती हूँ कि आज तक तुमने जो किया है, अगर वह किया आज से कोई भी मेरा सास यानी तुम्हारी माँ पर जुल्म करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने आखिर अपनी माँ को आज तक दिया ही क्या है? जिस माँ ने तुम्हें अपनी कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, उसको तुमने सिर्फ ताने दिए, गाली दी। क्या तुम्हारा हक नहीं बनता कि प्यार से एक बार भी बात कर लो? किस माँ का मन नहीं होता कि अपने बेटी की शादी में जाए? और तुम लोगों ने क्या किया? उनको बीमार का बहाना बनाकर घर पर ही छोड़ दिया। तुम जिस माँ से नफरत करती हो, आज मैं तुम्हें बता रही हूँ,
कि अगर आज माँ नहीं होती तो तुम आज जिंदा नहीं बचती। जिस माँ को तुम अपने पिता की हत्यारिन बताते हो, उसी माँ की वजह से आज तुम जिंदा हो। बल्कि हत्यारिन राधा माँ नहीं, बल्कि हत्यारे तो तुम हो। तुमने अपनी माँ को टुकड़ों में ना जाने कितनी बार मारा है, कभी गाली देकर तो कभी हत्यारिन कहकर। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पिताजी यानी मेरे ससुर की मौत कैसी हुई? क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की? या जो तुम्हें बताया गया तुमने वही सच मान लिया और आज तक उसी भ्रम में जीते रहे कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे पिताजी का खून किया है? हाँ, मुझे पता है कि माँ ने पिताजी को बालकनी से नीचे फेंक दिया था। मोहित चिल्लाते हुए बोला, मोहित तुम गलत कह रहे हो। मैंने तुम्हारे पिताजी को फेंका नहीं था, वह गिर गए थे। और वह भी कैसे गिरे थे? बात यह थी कि तुम्हारे पिताजी शराब के नशे में चूर माँ का मंगलसूत्र छीन रहे थे। माँ देना नहीं चाह रही थी। पिताजी ने बोला कि अगर तुम मंगलसूत्र नहीं दोगी तो तुमको नीचे फेंक देंगे, और तुमको ले जाकर बालकनी में फेंकने लगी। राधा माँ ने जैसे ही तुम्हें बचाने गई, तुम तो बच गए, लेकिन तुम्हारे पिताजी नशे की हालत में वहां से गिर गए। यह सच्चाई रागनी सबसे पूछ रही थी। बताओ आप मोहित को कि यही सच है या नहीं? किसी में हिम्मत है सच बोलने की? बताओ अब मोहित को। तभी दादी माँ वहां आ गई और बोली, हाँ बेटा, यही सच है, लेकिन तुम्हारी बड़ी माँ ने हम सबको इस बारे में तुमको बताने से मना किया था, इसलिए हम सब चुप थे। मोहित अपनी बड़ी माँ के पास गया, रोकर कहने लगा, बड़ी माँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे इतने साल मेरी माँ से दूर कर दिया? मैंने तो आपको भी माँ ही माना था, लेकिन आपने मुझे कभी बेटा ही नहीं माना। उसकी बड़ी माँ बोलने लगी, मोहित, मुझे कोई बेटा नहीं था, इस वजह से मैं तुमको खोना नहीं चाहती थी। मोहित बोला, बड़ी माँ, क्या एक बेटे की दो माँ नहीं हो सकती? बड़ी माँ, आपने जो भी किया वह बहुत गलत किया। इतने सालों तक आपने मेरी माँ के बीच दूरियां पैदा रखी। मोहित अपनी माँ के पैरों में आकर गिर गया और बोलने लगा, माँ, मुझे माफ कर दो। इतने सालों तक मैंने तुम्हें इतने कष्ट दिए। और पत्नी रागनी को भी गले लगा लिया और बोला, रागनी, आज तुम नहीं होती तो पता नहीं और कितने साल मैं अपनी माँ पर जुल्म करता रहता। रागनी, इस घर में एक पल भी हम नहीं रहेंगे। जिसके घर में इतने सालों तक मेरी माँ का अनादर होता रहा, उस घर में हम एक पल भी अब नहीं रहेंगे। दादाजी बोले, नहीं बेटा, हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो। और तुम्हारी बड़ी माँ नहीं होती तो तुम आज इतने पढ़े लिखे नहीं होते और ना ही इतनी अच्छी नौकरी कर रहे होते, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी कि मैं तुम्हें इतना पढ़ा पाती। इसी वजह से मैं सारी दुख और परेशानियां झेलती रही। मोहित रोते हुए बोला, माँ तो कितनी भोली है। घर के सभी सदस्य दादाजी से माफी मांगने लगे। उसकी बड़ी माँ ने भी आकर कहा, राधा, हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम कभी भी आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। और साथ ही साथ सब रागनी से माफी मांगने लगे। उस दिन के बाद से सब लोग मिलकर रहने लगे। आखिर अपनी सूझबूझ से एक बहू ने अपनी सास का खोया हुआ सम्मान वापस दिला ही दिया। एक बहू ने अपनी सास का सम्मान दिलाने के लिए जो किया वह सही किया या गलत? अगर पति शराब पीते हैं तो क्या उसमें गलती पत्नी की होती है?
अगर लड़का गलत रास्ते पर चल रहा है तो लोग कहेंगे कि उसकी शादी कर दो, लड़का सुधर जाएगा। क्या शादी करने में सच में बिगड़े लड़के सुधर जाते हैं? जब एक लड़के को उसके माँ बाप नहीं सुधार पाए तो एक लड़की जो एक पत्नी बनकर उसके घर आती है वह कैसे सुधार पाएगी? लड़की का तो जीवन नर्क बनकर ही रह जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगे वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।